अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था सेंटर ऑफ मास वाज ओवर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमारा खत्म हो गया था। नेक्स्ट लिखिए मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर मोमेंटम एंड इट्स conservation. So we'll talk about the principle of conservation of momentum here. Okay, so what is momentum? Basically momentum के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, थोड़ा लिख लो, चलो थोड़ा सा लिख लो। momentum, it is defined as the quantity of motion. Momentum is defined as the quantity of motion, and momentum is what? It is the quantity of the motion in a body. So momentum is our mass into velocity. This is momentum. वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आगे लिखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें लिखिए इट स्टेट्स दैट if the net force acting on a system is zero, then the momentum of the system remains conserved. Then the momentum of the system remains conserved. So principle of conservation of momentum आता कहाँ से? Basically ये आता है न्यूटन सेकंड लॉ से। F is equal to dp by dt, rate of change of momentum with respect to time. तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि dp by dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज जीरो। dp by dt जीरो हो गया। अच्छा, dp by dt अगर जीरो है तो उसका क्या मतलब हुआ? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, तभी उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है। तो मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम pi is equal to final momentum pf. तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम्स दे मस्ट बी इक्वल फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। एक सिस्टम के लिए इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली फिर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, हम ये कहेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो ये है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, सिंपल भी बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो है मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देयर इज अ काइंड ऑफ यू कैन कॉल इट एज अ एक्सप्लोसिव बॉम्ब रखा हुआ है, मान लो ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये बॉम्ब एक्सप्लोड किया, कुछ मास इस डायरेक्शन में गया, कुछ मास उस डायरेक्शन में गया, और बाकी कुछ मास जो है वो इस डायरेक्शन में आया। कुछ मास इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमें बताना है कि भाई व्हाट इज द, हमारे को ये दिया हुआ है यहां पर जो है दिस वाज मास m, ठीक है, और यहां पे m/2 मास इस डायरेक्शन में, इट केम अप विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये वाला जो मास था दिस वाज m/3 मास, इट मूव अप with a velocity of 9 मीटर पर सेकेंड,
विद द वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक बॉम्ब था, द मास ऑफ दैट बॉम्ब वाज m, इट गॉट एक्सप्लोडेड इनटू 3 पार्टिकल्स, दिस एंड थर्ड पार्टिकल इज नॉट गिवन, वो भी हमें खुद ही एनालाइज करना है। ये भी हमारे को गिवन नहीं है। तो दो पार्टिकल्स गिवन है, m/2 और m/3 मासेस में एक्सप्लोड हुआ। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल। ठीक है, सो राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल if a bomb explodes into 3 particles. Find out the velocity of the third particle if a bomb explodes into 3 particles as shown. अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो अभी हमने किया, मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। इस पार्टिकल का मोमेंटम इस तरफ होगा, लेट अस सपोज दैट इज p1। p1 मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये कैंसिल 4, तो ये आ जाएगा 4m। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम इतना होगा, m इज द मास। ठीक है, अच्छा इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा, दैट मोमेंटम let us suppose it is p2, so p2 will be mass into velocity, mass is m/3 into velocity is 9, so 3 3s are 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3m। इस डायरेक्शन में we will have a momentum of 3m। so net momentum कंजर्व रहना चाहिए। नेट मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा, जो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है और इसका जो मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, उन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है वो निकाल लो, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। पाइथागोरस थ्योरम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ये मोमेंटम 4m है, तो ये आ जाएगा 4m का होल स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये 3m है, और यहाँ पे आ जाएगा 3m का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसको सॉल्व करके चेक करो, ये आ जाएगा 5m। इसका मतलब मोमेंटम इस डायरेक्शन में जो नेट आ रहा है दैट इज 5m। ठीक है, अच्छा तो जो तीसरा पार्टिकल है डेफिनेटली उसको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए यहां पर, तीसरे पार्टिकल को। क्यों, क्योंकि ये मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, वो दोनों मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, कैंसिल करेंगे तभी तो नेट मोमेंटम जीरो आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से नेट मोमेंटम क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो है आपके पास इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम आया, जो मोमेंटम आपका इस डायरेक्शन में है और जो मोमेंटम उस डायरेक्शन में वो सेम रहेगा। अच्छा इसका मास निकाल लेते हैं, इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा m माइनस ये और ये मास को माइनस कर दो, m/2 प्लस m/3, इन दोनों को जोड़ो और टोटल m से कैंसिल कर दो, वो आपका मास आएगा। तो वो क्या आएगा, वो आएगा m, इसको सॉल्व करो, ये आ रहा है 5m/6 आ रहा है, 5m/6। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आ रहा है m/6, तो इसका जो मास होगा, इसका मास है m/6 जो इस तरफ को आ रहा है। तो हमने खुद विजुअलाइज किया कि हाँ ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब जो है इस डायरेक्शन में अगर मोमेंटम है, तो इस डायरेक्शन में हमारे को वेलोसिटी मोमेंट, ये वाला मोमेंटम मान लो p3 है, तो ये p3 मोमेंटम इसके बराबर होगा, तो p3 शुड बी इक्वल टू 5m, ये मोमेंटम 5m है, तो p3 कितना है, p3 है मास इज m/6 इंटू वेलोसिटी v3 इज इक्वल टू 5m, तो m से m कैंसिल, तो इसकी जो वेलोसिटी v3 आएगी वो आएगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 30 वाली स्पीड के साथ ये यहां पे ट्रेवल करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा आवाज नहीं आ रही है क्या, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही कि कम आ रही, क्या है? अच्छा मेरे को भी आपकी सुनाई नहीं दे रही, जस्ट होल्ड ऑन।
हेलो, अब आ रही है आवाज? अच्छा, हाँ ये दूसरे वाले कनेक्ट हुए हुए थे, दूसरे वाला ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट हुआ था बाय चांस, बाय मिस्टेक। तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी ना एक कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों के बाद ना आपकी एक और क्लास स्टार्ट करूंगा मैं मॉर्निंग में ना, वो 8 o'clock to 9 o'clock होगी। उसमें हम दो टॉपिक्स करेंगे, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, दूसरे वाले बैच के साथ होगी। तो वो हम कर लेंगे वहाँ पे। और अजय आप वो दोपहर वाली क्लास मत स्किप करो, वहाँ पर अभी एक दो टॉपिक्स होने हैं, वो कहीं आपके छूट ना जाए, क्योंकि आप स्किप करते हो ना क्लासेस तो आपके टॉपिक्स छूट रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भी आपने बीच बीच में किया है, तो आप थोड़ा मतलब कि स्किपिंग ना करो टॉपिक्स की। आपका एग्ज़ाम सबसे पहले है ना एक्चुअली, तो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। तो हमारा इतना अच्छा फोकस नहीं है, तुम छोड़ देते हो क्लासेस वगैरह बीच में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं हम मॉर्निंग की एक क्लास। ऑलरेडी चली भी होती है वो मॉर्निंग क्लास, उसमें बस आपको ऐड करना है मैंने। 8 से 9 के बीच में होगी, तो उसमें दो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस एंड दिस थिंग, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है फिर लेट्स मूव अहेड। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ, मोमेंटम इस वाले क्वेश्चन का। अच्छा, P3 जो निकाला था, देखो जो P3 इस तरफ को था, जो उस तरफ को हमने निकाला था वो था 5m, और इस तरफ को जो हमने निकाला था उसका मास था m/6, है ना, उसको P3 बोला था एक्चुअली, उसको हमने कहा था P3। सो P3 इज इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से ऊपर वाला और नीचे वाला मोमेंटम वो दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, ठीक है। तो P3 वो क्या था, उसका मास था m/6 इंटू वेलोसिटी v3, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 5m। तो m से m कैंसिल भी हुआ था, फिर 6 को वहां मल्टीप्लाई किया था तो v3 आ गया था 6 5 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हुआ था ये, ठीक है। ओके तो ये तो देखो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, दिस वाज अ सिंपल सिचुएशन कि हाँ कैसे कैसे होता है। इसमें काफी अच्छी अच्छी सिचुएशंस बनती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप सिचुएशंस भी यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो वो कैसी सिचुएशंस है वो अब मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ कि कैसी कैसी सिचुएशंस यहाँ पे बनती है, ठीक है। सो जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, मान लो हमारे पास एक वेज है, इस शेप का है ये, और ये जो आर्क है ना, ये आर्क एक्चुअली सर्कल के रूप में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। उसका सेंटर यहां है और ये रेडियस है। अच्छा, ये जो रेडियस है मतलब ये कौन सा सर्कल के रूप में है, ये क्वार्टर सर्कल के रूप में है, ठीक है। ईशानी अपना वीडियो ऑन करो भाई। क्वार्टर सर्कल के रूप में है, तो r इज इक्वल टू 3/2, ये ऐसे करके है।
ठीक है, r इज इक्वल टू 3/2 है। तो इसका मास दे रखा है 5 kg और इसका मास जो है ये छोटे वाला जो है यहाँ पे एक छोटा ब्लॉक भी है, उसका मास जो है वो है 1 kg। ये और स्मूथ सरफेस है, नीचे नीचे भी ग्राउंड भी स्मूथ है, सब कुछ ही स्मूथ है, ठीक है। अच्छा, कुछ नाम रख देते हैं ABC। ये हाइट दे रखी है 5 मीटर। हाँ, ये हाइट दे रखी है 5 मीटर। तो टॉप से पॉइंट ए से इस ब्लॉक को 1 kg ब्लॉक को ऐसे छोड़ा गया, रिलीज किया गया। रिलीज का मतलब हो गया उसको इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा गया। तो जब उसको इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा गया तो वो ऐसे स्लिप करते हुए ऐसे धीरे 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 स्लिप करते हुए ऐसे आएगा। और ये वेज जो है 5 किलो का जो वेज है ये भी स्टेशनरी नहीं रहेगा, ये भी चलेगा, लेफ्ट साइड को चलेगा ये भी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है लिखिए, देयर इज नो फ्रिक्शन and the block of mass 1 kg is released from point A। कोई फ्रिक्शन नहीं है यहां पे, और जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg that is released from the point A। find out the distance from BC when it strikes the ground। Find out the distance from BC when the block strikes the ground। तो हमारे को क्या करना है, हमें सबसे पहले तो मोशन का एनालिसिस करना है। मोशन का एनालिसिस क्या है, कहता है कि भाई ये ब्लॉक ऊपर से स्लिप करते हुए नीचे आएगा, ये वेज ना पीछे की तरफ जाएगा क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन ना होने की वजह से ऐसा होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि ये वेज थोड़ा पीछे आ जाएगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी थोड़े समय के बाद, और यहां पर ये ऐसे आ जाएगा और ब्लॉक यहां पे एकदम इस कोने में आ चुका होगा। अब वो ब्लॉक हवा में आ चुका है, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी स्मॉल v, और जो वेज है उसके पास भी पीछे की तरफ कुछ वेलोसिटी होगी कैपिटल V। दोनों हवा में आ जाए, दोनों नहीं सॉरी, ब्लॉक हवा में आ जाएगा, ये तो ग्राउंड के ऊपर है ना, ब्लॉक हवा में आ गया। अच्छा, ब्लॉक जब हवा में आ गया उसके बाद क्या होगा उसके बाद उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ब्लॉक का। हमें ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी स्मॉल v एंड कैपिटल V। उसके बाद ये ब्लॉक का ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, लेकिन जितनी देर में ये ब्लॉक का ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उतनी देर में वेज थोड़ी भी यहां पर ही खड़ा रहेगा, वेज थोड़ा और पीछे जाएगा क्योंकि उसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी v होगी उस समय पर, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से थोड़ा और पीछे जाएगा, थोड़ा और पीछे जाएगा तो वो ऐसे करके डायग्राम बन जाएगा। और ये जो पॉइंट यहाँ पे B था, पॉइंट B यहाँ पर होगा और पॉइंट C यहाँ पर होगा, तो ये BC से कितनी दूरी पर ये ब्लॉक जा करके टकराएगा वो हमारे को निकालना है। सिचुएशन समझ में आई सब लोगों को कि करना क्या है? इज इट ओके? ठीक है, तो सबसे पहला अभी जो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ना सबसे पहली चीज क्या होता है, सबसे पहली चीज होती है प्रॉपर एनालिसिस। अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बेस्ड चीजें नहीं होंगी, यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड चीजें बहुत ज्यादा होने वाली है सेंटर ऑफ मास में, कॉलिजन में, फिर आगे चल के भी रोटेशन में भी। अच्छा, तो अब क्या करना है, अब हम फंडे लगाना शुरू करते हैं। तो क्या फंडे लगाएंगे, सबसे पहली बात यह है कि ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। वो पोटेंशियल एनर्जी कहां पे जा रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो रही है। इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रही है और वेज के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू gain in kinetic energy. Loss in potential energy is equal to what? It is equal to gain in kinetic energy. ठीक है भाई,
तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, किसका होगा, ये वाले ब्लॉक का होगा। ये ब्लॉक इतनी हाइट नीचे आया 3/2, तो कितना लॉस हो जाएगा, mgh। गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, ब्लॉक के पास भी आई काइनेटिक एनर्जी, वेज के पास भी आई, दोनों के पास आई, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होना ही होना है। तो ब्लॉक का हो जाएगा हाफ इंटू स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर, और वेज का होगा हाफ इंटू कैपिटल M इंटू कैपिटल वी स्क्वायर, ये ऐसे करके होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो। मास जो है 1 kg है, 1 इंटू जी है 10 इंटू हाइट है 3/2 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास है 1 और वेलोसिटी है स्मॉल v स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू मास है 5, कैपिटल M, वेज का मास है ना 5, और इसकी वेलोसिटी है कैपिटल v स्क्वायर। तो ये 2 2 2 तो तीनों जगह कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है भाई, 30 इज इक्वल टू स्मॉल v स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स कैपिटल v स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या आई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, जो हमने वर्क फॉर एनर्जी में पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाना है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब और क्या लगाना है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा वो क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर हम देखें, देखो ऐसा है, सबसे जो शुरुआत की पोजीशन थी ना ये वेज की, इसको ले लो, ये जो शुरुआत की पोजीशन जो है वेज की, ये इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं जरा, इसको ले लो तुम। तो इस वेज का, इस डार्क वाली पोजीशन में इसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, यहां कहीं होगा। ठीक है, मैंने 3 पोजीशंस बनाई है वेज की, एक ब्लैक से है, फिर एक ब्लू से है, फिर एक रेड से। तो मैं वो वाली कह रहा हूं आपको लेने को जो ब्लैक वाली है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं मान लो, और इस वाले ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं। तो टोटल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर होगा, मान लो यहां कहीं पे है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द एंटायर मास कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड। जरूरी नहीं है वहां पे कुछ होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा उस सेंटर ऑफ मास का FBD बना दो, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, कैसे बनाते हैं, ये जो सेंटर ऑफ मास है यहां बना देते हैं। चलो, सेंटर ऑफ मास का वेट लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे हम सारा मास कंसिडर कर सकते हैं सिचुएटेड। सारा मास है कितना, 6 किलो, 5 किलो का वेज, 1 किलो का ब्लॉक, तो 60 न्यूटन का वेट वहां पे लग सकता है। इसके अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो पूरे सिस्टम के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड से नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा होगा, तो वो नॉर्मल डायरेक्शन पे हमारे को सेंटर ऑफ मास पे शो करना पड़ेगा। नॉर्मल डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, NG कह दो उसको। तो बेसिकली यहां पे केवल 2 फोर्सेस लग रहे होंगे, एक होगा वेट mg नीचे की तरफ, और एक होगा नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। तो आप देख सकते हो ये दोनों फोर्सेस तो y एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है क्या कोई फोर्स, कोई है ही नहीं। इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस इज 0। अगर नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस इज 0, व्हाट डज इट मींस, इट मींस दैट वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। क्योंकि अभी अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा, तो उसमें अगर फोर्स अगर 0 हो तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, ये दिमाग में आना चाहिए। लिखो, ये लिखवाता हूं मैं आपको। वी कैन सी from the FBD of CM, CM मतलब center of mass, we can see from the FBD of center of mass, we can see from the FBD of center of mass that net force along x axis is 0. That net force along x axis is 0. Net force along x-axis is 0. Hence, we can conserve a linear momentum along x-axis.
hence we can conserve the linear momentum along x-axis. So this is what we are going to do. Remember, in this case along y-axis net force 0 नहीं होगा, there will be some force. Center of mass will be having some displacement along y-axis. y-axis में नीचे की तरफ center of mass पक्का आ रहा है, that is for sure. ठीक है, लेकिन x-axis के along center of mass का कुछ भी displacement नहीं होगा. उसकी वजह से हम x-axis के along we can apply the principle of conservation of linear momentum along x-axis. We are going to apply it. Okay, so let's do it. तो initial momentum along x-axis is equal to final momentum along x-axis. यहां पर ही अप्लाई कर देते हैं, या यहां पर क्या करना, नीचे करते हैं. इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. इनिशियली तो ये ब्लॉक यहां था, रेस्ट पे था, वेज भी रेस्ट पे था, सब कुछ रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम तो किसी का भी नहीं होगा दोनों में से ना, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 ले लो. अच्छा, फाइनल तो होगा. ब्लॉक इस तरफ को जा रहा था, उसकी वेलोसिटी थी स्मॉल वी, वेज पीछे की तरफ कैपिटल वी से जा रहा था, तो फाइनल मोमेंटम ब्लॉक का क्या होगा, मास इंटू स्मॉल वी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वेज का क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है. अच्छा, फिर ये कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी यहां ले आओ, स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी यहां रहने दो. अच्छा, जो कैपिटल एम है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल एम इज 5 kg, तो 5v इज इक्वल टू स्मॉल एम कितना है, स्मॉल एम इज 1 इंटू स्मॉल वी, तो हमारे पास स्मॉल v इज इक्वल टू 5 टाइम्स कैपिटल वी आ गया. इक्वेशन नंबर 2 कह दो इसको. इक्वेशन नंबर 2 और 1 को सॉल्व कर दो, स्मॉल v और कैपिटल वी निकल जाएगा, अपना काम हो गया. ठीक है, तो सॉल्व करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको आसानी से हो जाएगा. स्मॉल v की वैल्यू 5v यहां डाल दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में 30, स्मॉल v की वैल्यू 5v डाल दो होल स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर. 5 सा यह आ जाएगा 25v स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर. 25 प्लस 5 कितना होता है, 30v स्क्वायर. तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 30 है, तो आपके पास क्या आ रहा है, 30 इज इक्वल टू 30v स्क्वायर. 30 कैंसिल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कैपिटल v 1 आ रहा है, कैपिटल v 1 आ रहा है, तो स्मॉल v 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डालोगे तो स्मॉल v आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड. कैपिटल v मतलब वेज का वेलोसिटी, जिस समय पे दोनों का कांटेक्ट छूटा उस समय पर वेज का वेलोसिटी 1 आ रहा है, और इसका ब्लॉक का वेलोसिटी जो है वो 5 आ रहा है. तो ये ब्लॉक का वेलोसिटी कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, और उस समय पे ये वेज का वेलोसिटी पीछे की तरफ ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड. लेकिन यहां तक भी हमारा क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ. देखो, अच्छा क्वेश्चन है. अच्छे क्वेश्चन की क्या खास बात होती है, सबसे पहले तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लग गया, फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग गया, 2 कॉन्सेप्ट अलग अलग लग गए. अच्छा, तीसरा जो है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन भी घुसा दिया क्वेश्चन में. एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट्स लगा दिए, तो बना दिया एक अच्छा क्वेश्चन. ये अच्छे क्वेश्चन की खास, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं, वो जैसे सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा. लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आज की डेट में ना सारी दुनिया कर लेती है. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको मेरिट से ऊपर आना है तो आपको वो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो बाकी लोग नहीं कर पाते. ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आज की डेट में लगभग सारे लोग कर पा रहे हैं. लेकिन कहां पे लोग अटकते हैं आज की डेट में, इस टाइप के मल्टीपल कॉन्सेप्ट जिसमें लग रहे होते हैं. ठीक है, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. तो अभी क्या, अब क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्रोजेक्टाइल का आ रहा है. तो देखो जरा, अब ये ऐसे हवा में उड़ते हुए ऐसे जाएगा. यहाँ हाइट कितनी है, 5 मीटर है भाई. जितनी देर में ये ऐसे जाएगा उतनी देर में ये वेज भी पीछे की तरफ खिसकेगा. मान लो कि जो वेज पीछे की तरफ जो खिसका वो x1 खिसका, और मान लो कि इसकी जो रेंज है आगे की तरफ वो है x2. तो अपना आंसर जो है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है x1 प्लस x2 माय डियर. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जब ये यहां पे टकराएगा उस समय पर टकराते वक्त इसकी BC डिस्टेंस से कितनी दूरी होगी, BC से कितनी दूरी इसकी होगी जब ये यहां पर टकराएगा. ठीक है,
तो वो चीज हमें बतानी है। तो अब आप देखो, हम क्या करते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं कि ये कितने टाइम तक हवा में रहा। लेट अस गेट इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपको याद होगा, जब भी हॉरिजॉन्टली किसी चीज को प्रोजेक्ट करते थे तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला होता था प्रोजेक्टाइल में, अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो 2 इंटू हाइट है 5, g है 10, तो 5 2 10, 10 10 कैंसिल, 1 सेकेंड। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 1 सेकेंड है। ठीक है। अच्छा, तो इसका जो रेंज है, रेंज भी निकाल दो। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। u वेलोसिटी इसकी कितनी है 5, और अंडर रूट ऑफ 2h/g कितना है, वो है 1 सेकेंड। तो ये आ जाना था 5 मीटर। तो इसका जो रेंज ये x2 है ना इसका रेंज, तो ये x2 कितना है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। अब x1, ये पीछे की तरफ कितना गया, तो x1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू डिस्टेंस। स्पीड है इसकी 1, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 1, टाइम भी है 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो 1 मीटर। तो x1 1 मीटर आ रहा है, x2 2 मीटर 5 मीटर आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, x1 प्लस x2, यानी कि 6 मीटर इज अवर आंसर। तो जो ब्लॉक ग्राउंड से टकराएगा वो BC जो साइड है, BC साइड से वो 6 मीटर की दूरी पर जाकर के टकराएगा। इज इट ओके, समझ में आया? ठीक है। सो इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करना घर में बैठ करके ठंडे दिमाग से, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ बोलो। हाँ जी, कि हमने मोमेंटम क्यों कंजर्व किया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये ना। अच्छा, ये